नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे स्वच्छंदतावाद, अर्थ व परिभाषा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो 18वीं शताब्दी तक पाश्चात्य साहित्य धारा कुछ काव्य और नियमों में जकड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही 19वीं शताब्दी का आरंभ हुआ, इन काव्य नियमों के प्रति विद्रोह के फलस्वरूप नवीन साहित्य धारा का अभ्युदय हुआ। विद्वानों ने इस नवीन काव्य धारा को क्या कहा है? स्वच्छंदतावाद की संज्ञा इन्होंने दी है। यानी नियमों से जो मुक्त है वो क्या है? स्वच्छंदतावाद है। रूसो इस विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि मैन इज बोर्न फ्री बट ही इज बाउंड एवरीवेयर इन चेन्स। अर्थात मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी के रूप में जन्म लेता है, किंतु हर समय वह नियमों, सिद्धांतों तथा रूढ़ियों में जकड़ा रहता है। इन्हीं नियमों, सिद्धांतों और रूढ़ियों को तोड़ने का जो विचार है वो क्या है? स्वच्छंदतावाद है। सन 1789 की जो फ्रांसीसी राज्य क्रांति थी, उसी से उत्पन्न विचारों से स्वच्छंदतावाद के जन्म की पृष्ठभूमि तैयार हुई। राजनीतिक क्षेत्र के समान साहित्य जगत में भी स्वतंत्रता की इच्छा जोर पकड़ने लगी या बलवती हो गई। बंधनों को त्याग कर प्रकृति के प्रति अनुराग यानी प्रेम फिर से कवियों को प्रेरित करने लगा। तो ये जो समय काल है 1789 का, इसी के आसपास इस विचारधारा की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। यहाँ पर रूसो है जिन्होंने इस विचारधारा को धरातल प्रदान की, या इसके प्रवर्तक के रूप में ये जाने जाते हैं। स्वच्छंदता का जन्म तत्कालीन परिस्थितियों के कारण हुआ, क्योंकि कोई भी काव्य धारा सामान्य रूप से नहीं आती समाज में, बल्कि समाज के आसपास जो अन्य क्षेत्रों की परिस्थितियां हैं उसी से प्रभावित होकर साहित्य में भी परिवर्तन आता है। फ्रांस की राज्य क्रांति ने समूचे यूरोप को प्रभावित किया। लोगों में राजनीतिक चेतना का उदय हुआ और वे पुराने बंधनों को तोड़कर स्वतंत्रता के लिए छटपटाने लगे। उस समय के कवियों ने नव्य शास्त्रादि नियमों और सिद्धांतों को छोड़कर स्वच्छंद काव्य रचना के प्रयास शुरू कर दिए। ये पूर्व नव्य शास्त्रीय साहित्यकार ग्रीक साहित्य को ही आदर्श मानकर काव्य रचना में लगे थे। यानी जो ग्रीक साहित्य के नियम थे उन्हीं को उन्होंने आदर्श मान लिया था और उसी नियमों के अनुसार अपने काव्य की जो रचना वो कर रहे थे। तो इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि साहित्य की आत्मा कुंठित होकर रह गई। यानी आत्मा, जो मूल भाव है वो कुंठित हो गए थे। किसके कारण? नियमों के कारण। नव्य शास्त्रवादी छंदगत नियमों, शिल्प, अलंकार तथा भाषा के वैदग्ध के शिकार बने हुए थे। प्रकृति को सर्वत्र एक मानते थे। वे काव्य का उद्देश्य नीति की शिक्षा देना मानकर उसकी रचना में लगे हुए थे। इसी के कारण नव्य शास्त्रवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही स्वच्छंदतावाद का जन्म हुआ। अर्थात यहाँ जो नीति की शिक्षा देना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। अर्थात यहाँ आत्मा पर ध्यान कम था या भाव पर ध्यान कम था, बल्कि कला पक्ष को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था, क्योंकि नियमों में बंधी हुई थी। और मेन जो मुख्य बात या मुख्य उद्देश्य जो उनका था वो शिक्षा प्रदान करना था। ये किसके नियम है? ये नव्य शास्त्रवाद के नियम है। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप या परिणाम स्वरूप या विरोध के स्वरूप में स्वच्छंदतावाद का आगमन माना जाता है। कुछ कवि और साहित्यकार नियमबद्धता, परंपरा मोह तथा आडंबर प्रियता का विद्रोह करने लगे। किसके परिणाम स्वरूप? नव्य शास्त्रवाद के परिणाम स्वरूप। एक विद्वान आलोचक के शब्दों में अगर देखें तो स्वच्छंदतावाद एक और नव्य शास्त्रवाद के विरोध में उत्पन्न हुआ और दूसरी ओर नव्य शास्त्रवाद के विरोध की भावना का उदय तत्कालीन परिस्थितियों के कारण हुआ। यानी इसके दो कारण थे। एक तो जो नव्य शास्त्रवाद के जो नियम है और दूसरा जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं। राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में हाउस, लॉक और रूसो के द्वारा की जाने वाली क्रांति का प्रभाव, जो कि वैचारिक व फ्रांस की राज्य क्रांति में उल्ट-पुल्ट फेर थी, जो समय के परिवर्तन की द्योतक है। इससे साहित्यकारों की विचारधारा में परिवर्तन की भावना
का क्या हुआ, उद्भुत हुई या भावना जागृत हुई। इसका परिणाम क्या था, स्वच्छंदतावाद का जन्म था। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विद्वान थे या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति विशेष थे जो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है या धार्मिक क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर रहे थे और वैचारिक क्रांति का प्रयास या वैचारिक परिवर्तन का प्रयास वो कर रहे थे। इसी के परिणाम स्वरूप साहित्य की विचारधारा में भी परिवर्तन आया और वो परिवर्तन किसके रूप में सामने आया, स्वच्छंदतावाद के रूप में सामने आया। अब अगर इसके अर्थ की बात करें तो स्वच्छंदतावाद अंग्रेजी शब्द रोमांटिसिज्म का ही हिंदी अनुवाद है। ये शब्द फ्रांसीसी शब्द रोमांस या रोमांस से लिया गया है, लेकिन इसका अर्थ क्या, हमेशा बदलता रहा है, यानी समय समय पर इस अर्थ को हमने बदला। जैसे 17वीं शताब्दी की अगर बात करें तो इसमें इसका अर्थ क्या लिया गया कि काल्पनिक और असत्य वो रचना या वो काव्य जिसमें कल्पना को सहारा लिया गया है और वो जो बातें हैं या जिस भाव को या जिस घटनाक्रम को शामिल किया गया है वो सत्य नहीं बल्कि कल्पना पर आधारित है। 19वीं शताब्दी में इसके अर्थ में फिर से परिवर्तन हुआ। किस बात की हम किसके अर्थ में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो रोमांटिसिज्म है इसी के अर्थ की या स्वच्छंदतावाद का जो वास्तविक अर्थ है उसमें हमने परिवर्तन किया। तो वो परिवर्तन किस रूप में आया, जर्मनी में इसका उपयोग या इसका प्रयोग उपन्यास के अर्थ में होने लगा। यानी कौन से उपन्यास है, रोमांटिसिज्म के उपन्यास है, तो ये किसके अर्थ में होने लगा, उपन्यास के अर्थ में। लेकिन जैसे समय में परिवर्तन आया, आगे चलकर इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक दृश्यों के अर्थ में होने लगा और बाद में प्रेम और विषाद को भी इसके अर्थ में शामिल किया गया। देखिए, जैसे हम छायावाद पढ़ते हैं हिंदी में, छायावाद में क्या है, प्रकृति है, लेकिन उसमें और भी शामिल है, प्रेम है, दुख है, ये सब किसके भाव है, छायावाद के ही तो भाव हैं, या छायावाद में इन्हीं विचारों को तो लिया गया है। तो छायावाद और स्वच्छंदतावाद में कोई ज्यादा भेद नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य में जैसे छायावाद है वैसे ही पाश्चात्य साहित्य में हम स्वच्छंदतावाद को देख सकते हैं। साहित्यिक रूप से इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। वहां इसका अर्थ किया गया साहसशील, भावनाशील और कल्पनाशील। बाद में इसके अर्थ में उन्मुक्तता को भी जोड़ दिया गया। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद ये शब्द विद्रोहात्मक प्रवृत्तियों का सूचक बन गया, यानी जो विद्रोही भाव सम्माहित हो उसका सूचक क्या बन गया, स्वच्छंदतावाद। इसका अर्थ क्या हो गया कि काव्य की मुक्त एवं स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रणाली जिसमें काव्य क्या है, मुक्त है, स्वतंत्र है, ऐसी अभिव्यक्ति जिस प्रणाली के माध्यम से की जाए वो क्या है, स्वच्छंदतावाद है। स्वच्छंदतावादी कवि वही हो सकता है जो कवि संसार से दूर रहकर आत्मानंद में लीन रहता है, यानी अपनी आत्मा में आनंद को ढूंढ लेता है, वो क्या है, स्वच्छंदतावादी कवि है। वह दुखवाद में घिरा होने पर दुख में सुख का अनुभव करता है। महादेवी वर्मा ने भी तो अपने काव्य में यही किया है, दुख में सुख का अनुभव। जो हमारे छायावाद के कवि हैं वही भाव स्वच्छंदतावाद में है। उसमें व्यक्तिगता की प्रधानता होती है, वह नियमों और परंपराओं का उल्लंघन करके मुक्त भावनाओं में विचरण करना चाहता है, रहना चाहता है, या अपना जो जीवन है वो मुक्त भावों से युक्त होकर बिताना चाहता है। अब अगर इसकी परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले परिभाषा है प्रोफेसर कैजामियो के शब्दों में अगर देखें तो स्वच्छंदतावाद आत्मा का विजय घोष है तथा भावना प्रेरित कल्पना उसकी मूल प्रवृत्ति है। यानी कैसी कल्पना, जो भावों से प्रेरित हो, और ये क्या है, आत्मा का विजय घोष है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्वच्छंदतावाद की बात यहाँ चल रही है। C.S. बावरा के अनुसार स्वच्छंदतावाद की विशेषता है कल्पना में नवीन तथा गहन विश्वास, यानी भरोसा। किसमें, कल्पना में। एम्बर क्राम्बी क्या कहते हैं कि स्वच्छंदतावाद को बाह्य अनुभूतियों से पलायन तथा आंतरिक अनुभूतियों में केंद्रित होना मानते हैं, कि बाहर की अनुभूतियों की बजाय ये किसको महत्व देते हैं, मन की या आंतरिक अनुभूतियों को ये केंद्र में रखकर अपने काव्य की, अपने साहित्य की रचना करने में भरोसा करते हैं।
अगर इसकी सर्वमान्य परिभाषा की बात करें तो स्वच्छंदतावादी काव्यधारा वह काव्यधारा है जो प्राचीन सिद्धांतों की जकड़ से मुक्ति पाकर नवीन जीवन की प्रतिष्ठा करना चाहती है, जो नियमों, सिद्धांतों और परंपराओं का उल्लंघन करके मुक्त भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की गई है। किससे मुक्ति चाहते हैं? जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, उनसे मुक्ति की बात की गई है। नवीन या नए जीवन की प्रतिष्ठा ये करना चाहते हैं। जो पुरानी रूढ़िवादिता या परंपरावादी जो विचारधारा है उसका उल्लंघन करके मुक्त भावनाओं की अभिव्यक्ति पर बल देते हैं। ये सर्वमान्य परिभाषा है जो सबके द्वारा स्वीकृत है। तो उम्मीद करती हूँ कि स्वच्छंदतावाद का अर्थ, पृष्ठभूमि और उसकी परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। स्वच्छंदतावाद की विशेषताओं पर मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊंगी, तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।